नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्न को। साथियों, आज के इस वीडियो में हम टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को साथियों पूरा जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। तो साथियों इसमें 100 उस प्रकार के प्रश्न हैं जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में दोस्तों इससे पूछने की संभावना भी बहुत अधिक है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो ऊर्जा का भी मात्रक बोलिएगा जूल होता है। अगर साथियों कार्य का सीजीएस मात्रक पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कार्य का सीजीएस मात्रक बताइए, तो अर्ग होता है कार्य का सीजीएस मात्रक। कार्य दोस्तों कौन राशि होता है? तो अदिश राशि के अंतर्गत आता है। कौन? तो कार्य। अगर दोस्तों न्यूटन के बारे में बात किया जाए तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ऑप्शन डी में दिया गया है डाइन। तो बी और डी याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों आपको बल का मात्रक है। न्यूटन है बल का एसआई मात्रक और डाइन है बल का सीजीएस मात्रक। अगर वाट का बात किया जाए तो वाट साथियों आपको शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। कहता है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी, समय की, प्रकाश की, धारा की। किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष। तो दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए के साथ लॉक हो जाएगा। अगर साथियों विद्युत धारा का मात्रक आपसे पूछा जाए, जो विद्युत धारा का मात्रक बताइए क्या होता है, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। इससे किससे सूचित किया जाता है? तो इससे सूचित किया जाता है ए से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार दिया गया है जिसको वजन बोला जाता है। तो द्रव्यमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों वेग का एसआई मात्रक पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का एसआई मात्रक। त्वरण का दोस्तों एसआई मात्रक पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलिएगा, यह होता है आपको त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों किलोग्राम केजी होता है। इसका सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो ग्राम होता है। भार दोस्तों एक तरह का बल है, तो भार का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है भार का मात्रक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। कहता इनमें से 4 विकल्प में से कौन समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी के साथ लॉक हो जाएगा। समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष साथियों यह किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है आपको दूरी का। किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 कहता पारसेक इकाई है। पारसेक साथियों किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की और चुंबकीय बल की। किसकी इकाई है? तो यह इकाई है आपको दूरी की इकाई है पारसेक। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ आप लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए कहता है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों। कहता है इनमें से कोई नहीं। किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों ल्यूमेन, याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा जाए तो आप बोलिएगा कैंडेला। कैंडेला दोस्तों किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन संख्या 7 है। कहता क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। किसको मापा जाता है क्यूसेक से? यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से, तो ऑप्शन साथियों सी इसका सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, किसको किस में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है प्रकाश विद्युत सेल, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन का था डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनेमो में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है डायनेमो में। तो ऑप्शन दोस्तों ए याद रखिएगा, इसका सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उस यंत्र का आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है, इसका सही उत्तर। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस पाया जाता है? तो उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। कितना प्रतिशत दोस्तों पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है आपको 78% पाया जाता है। इस बात को भी दोस्तों आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा। कहता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? इस सिद्धांत का खोज किसके द्वारा किया गया? आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यह वैज्ञानिक दोस्तों यूनानी वैज्ञानिक था, आर्किमिडीज, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो न्यूटन के साथ चला जाएगा, विकल्प बी के साथ चला जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी याद रखिएगा। साथियों वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इसमें से कितने प्रश्न का सही जवाब आप दे पाए, तो कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10 पर घात 3 अर्ग, 10 पर घात 5 अर्ग, 10 पर घात 7 अर्ग, 10 पर घात 11 अर्ग। दोस्तों कितना होता है? तो यह होता है 10 पर घात 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। इस बात को दोस्तों आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा। कहता है 1 पिकोग्राम होता है, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होते हैं? 10 पर घात -12 ग्राम के। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 1 माइक्रोन में दोस्तों कितने मीटर होते हैं? तो 10 पर घात -6 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? उस ग्रह का नाम है आपको बुध ग्रह। शुक्र को दोस्तों चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर चमकीला ग्रह पूछा जाए तो आप बोलिएगा शुक्र को बोला जाता है। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को? तो मंगल ग्रह को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति कहता है में विद्युत चुंबकीय होती है? तो कौन होता है इसमें से बताइए? तो इसमें एक्स किरणें एवं गामा किरणें होता है। तो ऑप्शन डी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है आपको ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए कहता थर्मल फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है? संवहन, विकिरण, चालन, इनमें से सभी दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन संख्या 20 कहता है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। तापमान का एसआई पद्धति में मात्रक पूछा जा रहा है तो केल्विन होता है। तापमान का मात्रक एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक यानी गंभीर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? भाप में गुप्त ताप होता है, इसीलिए साथियों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 कहता है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इनमें से दोस्तों कौन ऊष्मा का सबसे बहुत कहता अच्छा चालक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा, जिसको यानी मरकरी बोला जाता है। तो मरकरी दोस्तों पारा को बोला जाता है। इसका अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए तो Hg इसका प्रतीक होता है। किसका? तो पारा का। देखिए अगला क्वेश्चन कहता प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। प्रकाश साथियों कहता छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटॉन बोला जाता है। तो ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। न्यूट्रॉन के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो न्यूट्रॉन का खोज किया किसने? तो जेम्स चैडविक ने 1932 इसमें। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग दोस्तों किस प्रकार का तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है, प्रकिरणित करता है, अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है। तो क्या हो जाएगा साथियों? परावर्तित करता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। साथियों आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेके आए हैं और उस प्रकार के प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई कम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, सभी में साथियों यह प्रश्न पूछा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? साथियों प्राथमिक रंग इनमें से कहता है कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो साथियों प्राथमिक रंग बोला जाता है किसको? तो याद रखिएगा लाल, नीला और हरा रंग को दोस्तों प्राथमिक रंग बोला जाता है। लाल, नीला और हरा रंग को प्राथमिक रंग बोला जाता है। तो इसमें से पीला नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन कहता श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कहता जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है पीला, आसमानी, लाल और बैगनी दिया गया है। तो बैगनी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। खतरा का संकेत साथियों लाल होता है, याद रखिएगा खतरा का संकेत क्या होता है? लाल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रैखिक संवेग का संरक्षण, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम और इनमें से कोई नहीं। किस पर आधारित होता है? रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है रॉकेट की कार्य प्रणाली, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए कहता है बर्फ पर कहता स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, बढ़ जाता है कहता है घट जाता है। क्या हो जाता है? तो घट जाता है। तो ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में दोस्तों आपसे लेंस की शक्ति का मात्रक पूछा जा रहा है। तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को दोस्तों डी से सूचित किया जाता है। अगर वाट का बात किया जाए तो वाट दोस्तों किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। देखिए अगला प्रश्न कहता है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है।
कहता है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। साथियों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता प्रासर्वीय तरंगे हुए ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति, इसका आवृत्ति बताना है जे कितना होता है साथियों इसका आवृत्ति, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। कहता है एकॉस्टिक विज्ञान है जलवायु से संबंधित, धातु से संबंधित, प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित। यह किससे संबंधित होता है? ध्वनि से संबंधित होता है। ऑप्शन डी में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ध्वनि का तारत्व, कहता है किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व साथियों किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आपको आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है। ऑप्शन बी कहता है ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। यही इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है, समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। यही इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉपलर प्रभाव संबंधित है। साथियों डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होता है? तो डॉपलर प्रभाव संबंधित होता है आपको ध्वनि से। किससे संबंधित होता है? तो ध्वनि से यह संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताइए मित्रों किस विकल्प के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है? तो डॉपलर प्रभाव बोला जाता है। तो ऑप्शन डी में दिया गया डॉपलर प्रभाव, तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर लीजिएगा। कहता है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन और अनुनाद दिया गया है। इसका उत्तर अनुनाद के साथ चला जाएगा। सर्फ के फेन का चमकना दोस्तों याद रखिएगा किसके कारण है? तो व्यतिकरण का यह उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ का आयाम अधिक होता है। कहता है स्त्रियों की आवाज़ का वेग अधिक होता है। कहता आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आवृत्ति अधिक होती है इसीलिए। तरंग दैर्घ्य का मात्रक दोस्तों क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है? इसको एंगस्ट्रम बोला जाता है। ए पर इसको साथियों ये जो है 0 इसको क्या बोलिएगा? एंगस्ट्रम बोलिएगा। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न कहता है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? किसके कारण होता है ऐसा? तो यह होता तारत्व के कारण। तो ऑप्शन ए में दिया गया है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है हम रेडियो की घुंडी कहता है घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। यह किसके कारण दोस्तों संभव होता है? तो अनुनाद के कारण संभव होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा, अनुनाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालनों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा। किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालनों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है?
कौन नहीं होता है? तो ध्रुवन नहीं होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है ध्रुवन, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन अर्धचालक नहीं होता है? क्वार्टर नहीं होता है अर्धचालक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 46। कहता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, विद्युत धारा के उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? उत्तर। कहता आकाश, पूर्व और पश्चिम। किस ओर संकेत करता है? तो उत्तर की तरफ संकेत करता है चुंबकीय सुई, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है, यही इस पर साथियों प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। कहता वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डीमैग्नेटाइजेशन इसे बोला जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, इसका सही उत्तर बताइए। क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसीलिए। तो ऑप्शन बी में इसका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। कहता इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? कैंडेला, एम्पियर, केल्विन और मोल। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? तो एम्पियर है ऑप्शन ए। एम्पियर को दोस्तों ऑप्शन बी याद रखिएगा। ऑप्शन साथियों बी इसका उत्तर हो जाएगा। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। कहता प्रत्यावर्ती धारा यानी दोस्तों एसी, उसके बाद कहता है को दृष्ट धारा यानी दोस्तों डीसी, कहता में किसके द्वारा बदला जाता है? किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो यह बनाता है आपको 18 डिग्री का। तो ऑप्शन ए में दोस्तों दिया गया 18 डिग्री, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में। कहता खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं इसीलिए। तो किसका उपयोग होता है इसमें? तो सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सुरक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है असीमित, उच्च, शून्य और निम्न। कैसा होता है इसका प्रतिरोध? असीमित होता है, तो ऑप्शन ए में दिया गया असीमित, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा जाए तो मानव के पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको दोस्तों HCl के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? अगर लोहे के ऊपर जिंक का लेप चढ़ा दीजिएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? तो गैल्वेनाइजेशन बोला जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों प्रश्न संख्या 58 कहता सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? शून्य, अधिक, असीमित और कम। कैसा होता है? असीमित होता है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है असीमित।
अगला प्रश्न कहता है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम के दोस्तों सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के याद रखिएगा 3 समस्थानिक होते हैं। साथियों रेडियम का खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव की विघटन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। क्या बोला जाता है इसको? नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है लेसर बीमा का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में, कैंसर की चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में। तो लेसर बीमा का उपयोग किस में किया जाता है? तो आँख की चिकित्सा में किया जाता है इसका उपयोग। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथियों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। कहता हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था। नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन पर, कहता नाभिकीय संलयन पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। तो ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। कौन किरण दोस्तों यह उत्सर्जित करता है? तो बीटा, गामा, अल्फा तीनों किरण उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीजन अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, अगर आपसे पूछा जाए तो। इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कीजिए। कहता निम्न में से कौन धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? उस धातु का आपको नाम बताना है। जर्मेनियम हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती है? किस लिए इसमें मिलाई जाती है? तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को दोनों दिशाएं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कहता है अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की ओर हो सकती है? कहता महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपये की बचत हो। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य ताप पर। तो ऑप्शन ए में दिया गया है इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? उस युक्ति का नाम बताइए। किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प ए के साथ चला जाएगा। प्रकाश वोल्टीय सेल साथियों उस युक्ति का नाम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। कहता रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन डी में दिया गया है आपको जीवाश्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? यह किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। तो ऑप्शन दोस्तों डी इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 73 कहता परमाणु रिएक्टर क्या है? दोस्तों परमाणु रिएक्टर क्या होता है? आणविक भट्ठी होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है आणविक भट्ठी। तो ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। इसका सही उत्तर बताइए। कहता नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग पूछा जा रहा है, किसके रूप में किया जाता है? तो साथियों इसका किया जाता है मंदक के रूप में। भारी जल इसको D2O बोला जाता है। भारी जल का खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा। कहता पृथ्वी की आयु
का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कौन विधि द्वारा किया जाता है इसका निर्धारण? तो इसका निर्धारण किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। ऑप्शन बी में दिया गया है यूरेनियम विधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? किसको प्रयोग में लाया जाता है? गलित सोडियम को प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पूछा जाता है इसका प्रतिशत मात्रा, तो आप बोलिएगा 0.03%। भारी जल जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है तो D2O दोस्तों इसका अनुसूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता है इंजनों में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? इंजन की आवाज़ को कम करने के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए, इंजन को गर्म रखने के लिए, इंजन को चालू रखने के लिए। किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो इंजन को ठंडा रखने के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में सापेक्ष उपस्थिति, कहता सापेक्ष आर्द्रता को डैश में मापा जाता है। किस में मापा जाता है इसको? तो इसको साथियों मापा जाता है आपको किस में मापा जाता है? हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है कैसा होता है यह लेंस? तो अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी होता है उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, रेटिना पर, रेटिना के आगे कहीं नहीं। तो कैसा बनता है दोस्तों? रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है? तो उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से चश्मे का व्यवहार किया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। इसको भी याद रखिएगा। कहता निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यही अगर आपसे पूछा जाता दीर्घ दृष्टि दोष, तब आप क्या बोलते? तो आप बोलते साथियों उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है और निकट दृष्टि दोष को दोस्तों मायोपिया के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? किस कारण से ऐसा करता है? तो केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? समान वेग में ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे आ रही हो। साथियों इसका सही उत्तर चुनिए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब आपको मालूम पड़ेगा अधिक भार। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कहता है मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। कहता दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, उपरोक्त सभी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है? तो लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। ऑप्शन बी में दिया गया है लाल रंग। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती है, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है। कहता उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके कारण होता है? जल में पृष्ठ तनाव होता है इसीलिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, वाष्प दाब। इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए याद रखिएगा इसका सही जवाब
चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना। किसका कारण हो जाएगा यह? तो समान तापमान बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। साथियों किसकी माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा? तो इसमें हो जाएगा गैसों का दाब। ऑप्शन बी दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों दूध में अम्ल पूछा जाता है, कौन अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध और दही में। किसके द्वारा इसको मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों लैक्टोमीटर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? किस यंत्र से साथियों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। अगला प्रश्न कहता है कार्बोरेटर का उपयोग होता है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल को शुद्ध करना, हवा को शुद्ध करना। होगा पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार। कहता नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों किसका खोज किया था? तो डायनामाइट का खोज किया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में साथियों हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार रोटजन के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया? एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन सी में दिया गया है एडवर्ड टेलर। अगला क्वेश्चन कहता लेसर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेमन ने किया था लेसर का आविष्कार अगर आपसे पूछा जाए तो। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार किया गया रुडोल्फ डीजल के द्वारा। ऑप्शन ए में दिया गया है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब बताइए। कहता पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वायु दाब, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान और आर्द्रता दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो उच्च तापमान हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। कहता दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है उपयुक्त सभी कारणों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है कहता है फिर बढ़ता है। दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है साथियों। ऑप्शन ए हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज का यह क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आज के इस क्लास में साथियों हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को डिस्कस किए जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था।